सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो आंसर होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो भैया अब हिमाचल प्रदेश में सुख के दिन आने वाले हैं, ऐसे याद रख लो इसको। हिमाचल प्रदेश में अब सुख के दिन आएंगे क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं सुक्खू, सुख देने के लिए। तो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 सीटें मिली है। तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई और अब हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ भी ले ली है। और उनको हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने शपथ दिलाई है। और इनके अलावा मुकेश अग्निहोत्री वे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में एचपी। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवों की भूमि भी कहते हैं, 2 कैपिटल इसकी, समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? वैसे जयराम ठाकुर थे। आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश के तशीगंग में है। आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना था। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का भी निधन हुआ था, उनका संबंध हिमाचल प्रदेश से ही था। और ड्रोन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और देश का पहला राज्य जहां पे हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। और नारी को नमन योजना ये भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, जिसमें सरकारी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। अटल सुरंग ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये भी किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है हिमाचल प्रदेश। और याद रखना, शिप किला दर्रा ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और बताओ यहाँ से कौन सी नदी है जो भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मानसी गुलाटी ने। तो मनस्विनी की संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी बुक मिरेकल ऑफ फेस योगा को अभी लॉन्च किया है। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस बुक को सराहा है। उन्होंने कहा ये जो बुक है फेस योगा, ये चेहरे के योग पर एक व्यापक कार्य है जिसे स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा गया है। तो बुक का नाम और लेखिका का नाम याद रखना। और इसी तरह से आपको ये नाम जरूर याद होगा डॉक्टर सोनू फोगाट का। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी अष्टांग योग, उस बुक का नाम था, जिसको लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और बिमल जालान ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। 2022 में इन्होंने 2 बुकें लिखी है। एक तो अभी लिखी थी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, और एक लिखी थी द इंडिया स्टोरी। और जे सिंह की बात करेंगे, द मैक मोहन लाइन नाम से बुक लिखी थी, जिसको हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने लॉन्च किया था। अच्छा, मैक मोहन लाइन ये भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं? बताओ तो, आप बताओ। तब तक हम जानते हैं कि वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को इस बार हमने 8वां संस्करण मनाया। इसका आयोजन हुआ था कर्नाटक के मैसूर में। आयुष मंत्री आप जानते ही हो, सर्बानंदा सोनोवाल है। शिपिंग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? हैदराबाद में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मिनेश सी शाह को। तो अभी केंद्र सरकार ने मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अच्छा, वैसे हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। आपको बता दूं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना होती है 1965 में। इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। और इसके संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वही इसके पहले अध्यक्ष भी थे। और आप जानते हैं उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हीं के जन्मदिन को यानी कि 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप बताओ वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। और जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा है? जेरी है।
अभी प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहां पर पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा बताओ किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया था? राजस्थान ने। क्या होगा इसमें? कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और छठी सातवीं आठवीं कक्षा के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले 8 सालों में भारत में दूध उत्पादन में 83 मेट्रिक टन की वृद्धि हुई है। और दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में बात करोगे तो भारत नंबर 1 पर है, और भारत में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप जानते हो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो कल एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें 2022 में जितने भी स्टेच्यूज आप लोगों ने पढ़े हैं, जितनी भी मूर्तियां आप लोगों ने पढ़ी है उन सभी पे वो वीडियो बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात, उनका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। तो जब आप वो वीडियो देखोगे उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा बात नहीं करिए, जो इंपॉर्टेंट उस मूर्ति से रिलेटेड, जैसे कहाँ पर है, किसने बनाई, कौन मूर्तिकार है, कितनी ऊंची है, किसकी मूर्ति है, तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। तो वो वीडियो पहले अच्छे से देख लो एक आध बार, उसके बाद वो क्वेश्चन सेट जा करके लगाना। जब क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलोगे तो टॉपिक वाइज जो आपका सेक्शन है उसको खोलना, उसमें 2022 वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर जाना, वहाँ पे टॉपिक वाइज बहुत सारे आपको फोल्डर मिल जाएंगे। वहाँ पे ऊपर ही ऊपर स्टैचू वाला है, वहाँ पे आपको मिलेगी क्विज। तो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी पता लगे हाँ इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आ रही है, तो हम आगे भी और भी तैयारी करें इस तरह की चीज़ों को बनाने की। अभी हम बढ़ते। फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। आपको बताया ना, भारत का जो लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल होने का वो 2070 का है। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हम 2070 से पहले ही, बहुत पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये बात अभी उन्होंने कहाँ पे कही? तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन में, जो अभी 8 और 9 दिसंबर को चेन्नई में हुआ था। अच्छा, कार्बन न्यूट्रल से क्या समझते हैं आप? कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, उतना ही आपको उसको अवशोषित भी करना है, एब्जॉर्ब भी करना है, यानी कि नेट एमिशन आपका 0 हो जाए। और आपको याद आएगा कोप 26 का आयोजन हुआ था 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 27 का आयोजन हुआ था 2022 में अभी इजिप्ट में, मिस्र में। और कोप 28 का आयोजन अगले साल होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और एक इंडेक्स आपको जरूर याद होगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 8वें नंबर पे था। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। अब देखो, बात तो यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल इसकी चेन्नई है। और आप जानते हो फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन ये आपका पहली बार हुआ था भारत में, और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। ये इसका 44वां संस्करण था, जिसको जीता किसने था? उज्बेकिस्तान ने। और बताओ, अभी किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भी आंसर होगा चेन्नई। और अगर पूछे कि भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला है? तो भी आंसर होगा चेन्नई। और चेन्नई में ही आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र में मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए M.K. स्टालिन, और इनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम बताओ? उंगलिल ओरुवन है। और गवर्नर R.N. रवि हैं। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और अभी तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा भी पेश किया था। अच्छा, तमिलनाडु के एक टेबल टेनिस प्लेयर का नाम अभी न्यूज़ में था, अचंता शरद कमल उनका नाम है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। और क्यों न्यूज़ में था इनका नाम? अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 इनको मिला है, जिसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है, पहले 7.5 लाख रुपए थी। उसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा था। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा। और स्लेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क यानी कि सी वुड पार्क ये भी बनेगा तमिलनाडु में।
और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तंजावुर में। और तंजावुर में ही आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, बीबीसी की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल नहीं किया गया? नहीं का पूछ रहे हैं आपसे, तो ऑप्शन देखोगे तो उत्तर आपको मिलेगा निर्मला सीतारमण को। तो अभी बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है और इसमें भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। अब ये 4 महिलाएं कौन कौन है? एक प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस है, आप जानते हो। और एक शिरीषा बांदला है। शिरीषा बांदला का नाम आपने सुना सुना लग रहा होगा। कहाँ पे सुना था? तो आप जानते हो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तो तीसरी महिला बनी थी, लेकिन कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली और भारत में जन्म लेने वाली ये दूसरी महिला है। प्रश्न ध्यान से सुनना, ये अभी अंतरिक्ष में गई हैं, तो हमने क्या कहा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये तीसरी महिला है। लेकिन अगर बात करोगे कि भारत में जन्म लेने के हिसाब से तो ये फिर दूसरी महिला हो जाएंगी कल्पना चावला के बाद। शिरीषा बांदला इनका नाम है, तीसरे नंबर पे रखा है। और तीसरी महिला है गीतांजलि श्री। आपको याद है अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता था अपनी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। अच्छा, एक और थी इनके साथ जो ट्रांसलेटर थी, उनको भी मिला था ये पुरस्कार, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और एक चौथी महिला है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम है स्नेहा जावले। ये 4 महिलाएं हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनके उत्तर आप लोगों को करने कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 के लिए किसे मिला था ये बताओ। और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 ये किसे चुना गया था, इसका उत्तर दो आप। मैं इसका उत्तर अभी आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको आता है तो पहले आप देने की कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और जब तक मैं आपको क्या रिवाइज कराने वाला हूँ, अभी हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी। उसमें बताओ उसमें कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था? तो उसमें 6 भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया था। और वो 6 के नाम हमने पढ़े भी थे, जिसमें सबसे टॉप पे तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी 36 नंबर पे। बाकी 5 कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सोमा मंडल, बायोकॉन के अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, नायका की सीईओ फाल्गुनी नायर और एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा। अब देख लो वो 2 प्रश्न क्या पूछे थे मैंने, कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 का मीराबाई चानू को, जो कि क्या है, कि उनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टर है। और दूसरा प्रश्न था कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? एम्मा राडुकानु को। ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी। अब प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पे अगर हम पहले बात करें कि जमनालाल बजाज फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और महात्मा गांधी जी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र श्री जमनालाल बजाज की याद में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्घाटन 4 नवंबर 1977 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने किया था। इसमें जिस भी व्यक्ति को चुना जाता है पुरस्कार के लिए, उसको सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। और ये फाउंडेशन 4 अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरी में ये अवार्ड देता है, जिसमें 3 अवार्ड तो भारतीयों को मिलते हैं और 1 पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी को दिया जाता है। तो पहले 3 भारतीयों की बात करें जिनको ये पुरस्कार मिला, तो एक मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई हैं, एक गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति हैं और एक उड़ीसा के सोफिया शेख हैं। और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये जो पुरस्कार है, ये लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को मिला है। और आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये जमनालाल पुरस्कार 2022 किसे मिला? और अगर भारतीयों में पूछते कि किस भारतीयों को मिला, तो वो 3 नाम आपके सामने हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न फॉर्म होता, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे।
चलो फिर बताओ, अभी दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मदुरै। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने मदुरै में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना को शुरू किया है। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन है सहवास, यानी कि स्वच्छता कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा इसका मतलब हो गया, इसको भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा करना। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को दस्ताने और बूट जैसे सुरक्षा उपकरण बांटे जाएंगे। ये सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सुनिश्चित करेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, मीनाक्षी मंदिर ये आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु के मदुरै में। आप जानते हो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है 5 मई को। और अभी लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इंदौर रहा है। लेकिन याद रखना, 1 लाख से ज्यादा आबादी में बात करोगे तब आपका उत्तर होगा इंदौर। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में बात करते हो तो फिर महाराष्ट्र का पंचगनी ये टॉप पे रहा है। इतना सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा रेजर पे। तो रेजर पे ये यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। तो एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, रेजर पे के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शशांक कुमार हैं। आपको याद है भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा नेपाल। और याद रखना, रिलायंस जियो ये यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वो कौन थी? तो आंसर होगा गायिका थी सुलोचना चौहान। ये एक लावणी गायिका थी। और आप जानते हो लावणी नृत्य ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। तो सुलोचना चौहान ये कहाँ की होंगी? महाराष्ट्र की हैं ये, जिनका भी निधन हो गया। इन्हें अभी 2022 का पद्मश्री सम्मान भी मिला था, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। वे लावणी समर्दनी यानी कि लावणी की रानी के रूप में जानी जाती थी। वे पारंपरिक महाराष्ट्रीयन संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। नाम था सुलोचना चौहान, जिनका निधन हो गया। अच्छा, इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके भी निधन हो गए, जैसे कि आपने पढ़ा अभी, जैसे कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, इनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का, वे ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंघल। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम था जयंती पटनायक। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका निधन हो गया, ये कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, निधन हो गया। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जिसे आप ओआरएस कहते हैं, उसके जनक थे दिलीप महलानाबिस, इनका निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, इनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, इनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, इनका निधन हो गया। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक कहे जाते थे डॉक्टर अब्दुल कादिर, इनका निधन हो गया। जैव विविधता के जनक थे ई.ओ. विल्सन, इनका निधन हो गया। और इसी तरह से 2022 में कौन एक बंगाली गायिका थी जिन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था? संध्या मुखर्जी, उनका भी निधन हो गया। और भारतीय आईटी उद्योग के जनक कहे जाते थे फकीर चंद कोहली, उनका निधन हो गया। नरेंद्र सिंह कपानी फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाते थे, उनका निधन हो गया। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के जनक यानी कि इंडियन पीएसयूज के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, उनका निधन हो गया। भजन सोपारी का निधन हो गया, संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। अभी यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया, लियोनिद क्राउचुक उनका नाम था। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, कथक से संबंध था उनका, लखनऊ घराने से थे वो। इसी तरह से पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, संतूर वादक थे वो भी। और दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया, उनका नाम था यूरी एवरबक,
वो रशिया से थे। 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ उनका। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट नाम ही है, आप देख लो, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में नरसंहार के अपराधों के पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। अच्छा, नरसंहार का मतलब क्या होता है? अगर एक साथ बहुत सारे लोगों को, मतलब एक साथ अगर मार दिया जाए तो वो कहलाता है नरसंहार। उदाहरण जैसे कि जलियांवाला नरसंहार। और इस दिन को मनाने का प्रस्ताव ये आर्मेनिया के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अभी दिसंबर में कौन कौन से दिन मनाए हमने? देखो, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस भी मनाया इस दिन, जिसके डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे होते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया। तो ये दिसंबर वाले दिन है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कृष्णा वविलाला को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगे, आपने अभी तक लाइक नहीं किया, भूल गए, तो एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को एक बार शेयर जरूर से कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, तो प्लीज़ एक बार आप शेयर ज़रूर करना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लेना, स्टैच्यूज़ वाला। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।